अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? जल्दी से बता दें सो वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके। निम्रा एंड मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप लोग का रिप्लाई नहीं आया अभी तक, जल्दी से बता दें। ओके ग्रेट। तो देखिए भाई, जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को लेक्चर कंप्लीट करवा दिया था इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। ठीक है, हमने कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी थी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्यों रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बताए थे। क्या फैक्टर्स कंसिडर कर कर प्रोविजन का परसेंटेज सेट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को जो है इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि पहले किसी ने पैसे इररिकवरेबल डेट कर दिए हों और अब प्रेजेंट में आकर वो आपको पैसे वापसी देना चाह रहा हो तो वो उसको इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड कहते हैं, जो बिजनेस के लिए इनकम होता है। ठीक है, अब आज हमने स्टार्ट करना था पास्ट पेपर क्वेश्चन। मुझे टोटल इसके 3 पास्ट पेपर क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, आज मैं फर्स्ट 2 पास्ट पेपर क्वेश्चंस इसके आज की क्लास में करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में इसका एक बड़ा 20 मार्क्स का पास्ट पेपर क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, सो आ जाए, लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट पेपर क्वेश्चन। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन खोला हुआ है और इस क्वेश्चन को हम आज साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी सवाल क्या कह रहा है। सोफिया प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर ट्रेड रिसीवल्स। सोफिया ने अपने ट्रेड रिसीवल्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, आ जाए लेट्स चेक। ऑन 28 फरवरी 2016 वेट डिजाइन विच ओल्ड सोफिया 5100। अब ये क्या कह रहा है, ऑन 28 फरवरी 2016 वेट डिजाइन एक बंदे का नाम है, वेट डिजाइन विच ओल्ड सोफिया 5100। वेट डिजाइन ओल्ड सोफिया, इसका मतलब वेट डिजाइन ने पैसे देने थे सोफिया को। सोफिया ने अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बेसिकली हम अभी सोफिया हैं। तो वेट डिजाइन ने हमें पैसे देने हैं, हम वेट डिजाइन से पैसे मांगते हैं। ठीक है, तो सोफिया के लिए वेट डिजाइन क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है जी, पैसे मांगती है सोफिया वेट डिजाइन से 5100। वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, अब वेट डिजाइन जो है बैंकरप्ट हो गया। अ चेक ऑफ 1800 वॉज रिसीव्ड, और 1800 रिसीव, क्या लिखा हुआ है, अ चेक ऑफ 1800 वॉज रिसीव्ड। ठीक है, वेट डिजाइन बैंकरप्ट हो गया लेकिन उसने पूरे पैसे इररिकवरेबल डेट नहीं करे। वेट डिजाइन से सोफिया को 1800 मिल गए बाय चेक, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस ऑफ द डेट वॉज इररिकवरेबल। लेकिन जो बैलेंस है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, 5100 मांगते थे वेट डिजाइन से, 5100 में से 5100 में से 1800 मिल गए बाय चेक, बैंक में पैसे आ गए, ऐसा ही है। लेकिन द बैलेंस, बचे हुए पैसे बेटा, अगर 5100 में से 1800 माइनस कर दो तो कितना बैलेंस बच गया, 5100 माइनस 1800, कितना बैलेंस बच गया, 3300। सर 3300 क्या हो गए, इररिकवरेबल डेट हो गए। द बैलेंस ऑफ द डेट वाज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल। ठीक है, तो 3300 क्या हो गए, इररिकवरेबल। तो ये जो पहली ट्रांजैक्शन है इसमें यही लिखा हुआ था, ऑन 28 फरवरी 2016 वेट डिजाइन, जो ट्रेड रिसीबल है, हम वेट डिजाइन से पैसे मांगते हैं, कितने मांगते थे, 5100। वो बैंकरप्ट हो गया, उसने 1800 बाई चेक हमें दे दिए, लेकिन 3300 हमारे क्या कर दिए, इररिकवरेबल कर दिए। कंफर्म हो गया कि अब हमें 3300 वेट डिजाइन से नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा था। ओके, अब सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, ऑन 29 फरवरी 2016। देखिए जो एंड की डेट होती है ना, मंथ एंड की, वो ईयर एंड की डेट होती है। जो एंड डेट आपको गिवन होती है ना, वो हमेशा ईयर एंड की डेट होती है। तो ये 29 फरवरी 2016 एक एंड डेट है ना, तो आपका ईयर एंड की ये डेट है। तो आपका ईयर एंड कब होता है, 26 फेब, सॉरी 26 क्या, 29 फेब 2016। तो हमेशा ये ईयर स्टार्ट ईयर एंड पहले ही देख लिया करें। तो ईयर एंड कब हो रहा है बेटा, 29 फेब 2016। तो अगर ईयर एंड हो रहा है 2016 29 फेब को, तो बेटा आपका ईयर बिजनेस का स्टार्ट कब हुआ होगा, कैन एनीवन टेल मी। 2016 में ईयर एंड हो रहा है तो बेटा स्टार्ट कब हुआ होगा, 2015 को। किस डेट को स्टार्ट हुआ होगा, देखिए अगर 29 फरवरी को ईयर एंड होता है तो नया, अब नया कब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे ना, 29 फेब के बाद नेक्स्ट डे क्या आएगा, 1 मार्च। तो हर साल 1 मार्च को स्टार्ट होता होगा।
अब 29 फेब 2016 में खत्म हुआ है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 2015 1 मार्च को ईयर स्टार्ट हुआ होगा। तो ये आपकी ईयर स्टार्ट की डेट है 1 मार्च 2015, एंड ईयर एंड कब हो रहा है? 29 फेब 2016। आई होप आप सबको ये ईयर स्टार्ट और ईयर एंड क्लियर है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है आगे। ऑन 29 फरवरी 2016, मतलब ईयर एंड पर, द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल वर, ठीक है। अब आपको ईयर एंड के ट्रेड रिसीवेबल्स दिए मैं, देखें। टोटल भी गिवन है, ठीक है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन है ईयर एंड के, दैट इज 35,700, ओके, 35,700। लेकिन आपको ये टोटल जो है ना अलग अलग ट्रेड रिसीवेबल करके दिए हैं, किस हिसाब से? एज ऑफ डेट की हिसाब से। एज ऑफ डेट मतलब कौन सा उधार कितना पुराना है। अब ये 18,000 आपकी ईयर एंड पर ट्रेड रिसीवेबल है, आप मांगते हैं ईयर एंड पर लोगों से 18,000, लेकिन इसको उधार दिए हुए कितना टाइम हो चुका है? 1 मंथ। 12,200 भी आपके ईयर एंड पर ट्रेड रिसीवेबल है, इनको उधार दिए हुए कितना टाइम हो चुका है? 1 to 3 मंथ्स। 3,300 को उधार दिए हुए कितना टाइम हो चुका है? 3 to 6 मंथ्स। 2,200 को उधार दिए हुए कितना टाइम हो चुका है? 6 ओवर 6 मंथ्स, 6 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है इनको उधार दिए हुए। और ईयर एंड पर सब पे प्रोविजन बनेगा, ईयर एंड पर सबसे सब पर प्रोविजन बनेगा, कौन सा उधार कितना पुराना है उस हिसाब से। जो 1 मंथ पुराना उधार है उस पर 2% प्रोविजन, जो 1 to 3 मंथ्स पुराना उधार है उस पर 5% प्रोविजन, जो 3 to 6 मंथ्स पुराना उधार है उसमें 10% प्रोविजन, एंड जो ओवर 6 मंथ्स पुराना उधार है उस पर 20% प्रोविजन, ठीक है। ऐसे यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है पॉइंट 2 में। ओके, अब आगे नेक्स्ट। ऑन, अच्छा ये लाइन बच्चे बेध्यानी में पढ़ते नहीं है, नीचे अलग से लिखी हुई होती है, तो बेटा इसको गौर से पढ़ ले। ये क्या है? आप लोग मुझे जवाब देंगे व्हाट इज दिस, ये क्या गिवन है। ऑन 1 मार्च 2015 द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट वॉज 2050। सर ये क्या है? ये 2050 इज विच अमाउंट? ये कौन सा अमाउंट है बेटा? On 1st March 2015, provision for doubtful debt account was 2050. Nimra, no, it's not closing provision. 1st March 2015, बेटा, yes, opening provision, Nimra. 1st March 2015 साल के शुरू में provision for doubtful debt is 2050. तो ये आपको opening provision for doubtful debt, ओपनिंग पीएफडीडी, साल के शुरू का प्रोविजन इन द क्वेश्चन गिवन है। तो बेटा इन द क्वेश्चन आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन थी आप सबको, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है और उसको सॉल्व करते हैं साथ मिलकर, ओके गाइस। आई होप क्वेश्चन में जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं रिक्वायरमेंट पर। रिक्वायरमेंट नंबर 1, प्रिपेयर द जनरल जर्नल टू रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर वेट डिजाइन ऑन 28 फेब 2016। 28 फरवरी 2016 को जो वेट डिजाइन ने आपके साथ किया, सोफिया के साथ किया, उसकी जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। देखिए आपको पता है जर्नल एंट्री में क्या करना होता है, बताना होता है कि कौन कौन सा अकाउंट बनेगा और उसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ओके गाइस। तो बेटा ये जो ट्रांजैक्शन है, वेट डिजाइन ने 1800 बाय चेक दे दिए, 3,300 इररिकवरेबल डेट कर दिए। क्या जर्नल एंट्री बनाए बेटा? इसकी जर्नल एंट्री बनाने के लिए कितने अकाउंट्स बनेंगे? एनीवन टेल मी, कितने अकाउंट्स बनेंगे? हाँ जी, कोई दे सकता है जवाब, कितने अकाउंट्स बनेंगे बेटा? ये जो ट्रांजैक्शन गिवन है, वेट डिजाइन ने 1800 बाय चेक दे दिए और जो बैलेंस बचा हुआ था 3,300 वो इररिकवरेबल डेट कर दिया। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कितने अकाउंट्स बनेंगे? एनीवन? 3 अकाउंट्स बनेंगे। कितने? 3। कैसे? नॉट 4 अहमद, 3 अकाउंट्स बनेंगे बेटा। कैसे 3 अकाउंट्स बनेंगे? देखिए मेरी बात सुने, 1800 बाय चेक मिल गए वेट डिजाइन से, बैंक में पैसे आए 1800, बैंक बढ़ गया, एक अकाउंट बैंक का। 3,300 इररिकवरेबल डेट कर दिए वेट डिजाइन ने, तो बिजनेस के अंदर इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, दूसरा अकाउंट इररिकवरेबल डेट का। हम वेट डिजाइन से पैसे मांगते थे, अब वेट डिजाइन से पैसे नहीं मिलेंगे, तो वेट डिजाइन से पैसे मांगना कम हो गए, वेट डिजाइन कम हो गया, तीसरा अकाउंट वेट डिजाइन का। सर बाय चेक बैंक में पैसे आए, बैंक बढ़ गया, एक अकाउंट बैंक का। 3,300 इररिकवरेबल डेट हो गया, बिजनेस के अंदर इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, दूसरा अकाउंट इररिकवरेबल डेट का। वेट डिजाइन से पैसे मांगते थे, अब वेट डिजाइन से पैसे नहीं मिलेंगे, वेट डिजाइन से पैसे मांगना कम हो गया, वेट डिजाइन कम हो गया, तीसरा अकाउंट वेट डिजाइन का। ये 3 अकाउंट्स बनेंगे। अब देखते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। देखिए बाय चेक 1800 आया, बैंक में 1800 आया, बैंक बढ़ गया बेटा, 1800 से बैंक एसिड है, एसिड बढ़ता है डेबिट, बैंक का अकाउंट 1800 से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद बेटा 3,300 इररिकवरेबल डेट हो गए, बिजनेस के अंदर इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो बेटा 3,300 से इररिकवरेबल डेट का अकाउंट क्या हो जाएगा? इररिकवरेबल डेट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ओके गाइज। आगे लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वेट डिजाइन से पैसे मांगते थे, जिससे पैसे मांगते हैं वो कौन होता है?
ट्रेड रिसीवल होता है, वेट डिजाइन ट्रेड रिसीवल है, ट्रेड रिसीवल मतलब एसेट है, वेट डिजाइन था एसेट। अब वेट डिजाइन से पैसे मांगना कम हो गए, वेट डिजाइन कम हो गया, वेट डिजाइन एसेट है, एसेट कम होता है तो बेटा क्रेडिट होता है, तो वेट डिजाइन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने से बेटा, कितने से, कितने रुपए मांगना कम हुए वेट डिजाइन से, वेट डिजाइन से क्या आप में से कोई बता सकता है कितने रुपए मांगना कम हुए? एनीवन, एनी गेसेस, वेट डिजाइन से कितने रुपए मांगना कम हुए? यस सर, वेट डिजाइन से 5100 मांगना कम हुए, क्योंकि 1800 मिल गए तो बेटा 1800 मिल गए तो 1800 मांगना कम हो गए। उसके बाद 3300 बच गए थे, वो इरिकवरेबल डेट हो गए, कंफर्म हो गया नहीं मिलेगा, तो 3300 मांगना और कम हो गए। पहले आप वेट डिजाइन से 5100 मांगते थे, अब वेट डिजाइन से आप कुछ नहीं मांगते, जीरो। तो वेट डिजाइन से 5100 मांगना कम हुए, वेट डिजाइन कम हो गया, वेट डिजाइन ट्रेड रिसीवल है, एसेट कम होता है क्रेडिट, तो वेट डिजाइन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 5100 से, क्योंकि उससे 5100 मांगना कम हुआ है। तो सर ये इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बननी थी, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? सर क्या सबको पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्लियर है? यस और नो एवरीवन? जल्दी से बता दें ताकि फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन करूं, फटाफट प्लीज यार। Okay, guys. Now I am moving on to the next part. ठीक है, and the next part is, sir, very easy, very simple. Calculate provision for doubtful debts on 29 February 2016. सर provision for doubtful debts निकाल दें 29 Feb 2016 को। बेटा 29 Feb 2016 मतलब ईयर एंड, ईयर एंड पर provision for doubtful debts कितना है बता दें भाई, ईयर एंड पर provision for doubtful debts कितना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द ईयर एंड, साल के आखिर में प्रोविजन कितना है? तो बेटा क्लोजिंग प्रोविजन मांग रहा है ना, ये क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकलता है बेटा? क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे निकलता है? जो आपके साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल हैं मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज। अब ये सारे साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल हैं, इन सबका अलग अलग प्रोविजन का परसेंटेज है, तो ये सब अपने अलग अलग प्रोविजन के परसेंटेज से मल्टीप्लाई होंगे, सबका साल के आखिर का अलग अलग प्रोविजन आएगा, एड अप कर देंगे सबको तो क्लोजिंग प्रोविजन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 2%, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 2%, बेटा 18,000 का 2% कितना होता है? 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 2% दैट इज 360। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है वी हैव 12,200 मल्टीप्लाइड बाई 5%, 12,200, 12,200 मल्टीप्लाइड बाई 5%, 12,200 मल्टीप्लाइड बाई 5%, 610। सर उसके बाद क्या है? 3,300 मल्टीप्लाई बाई 10%, 2,200 मल्टीप्लाई बाई 20%, 3,300 मल्टीप्लाइड बाई 10%, 2,200 मल्टीप्लाइड बाई 20%। ये तो 330 आ गया, और उसके बाद ये मेरे ख्याल से 440 आ गया। ओके गाइज, एड अप करा तो आपके पास साल के आखिर का प्रोविजन आ जाएगा, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 610 प्लस, सॉरी 360 प्लस 610, 360 प्लस 610 प्लस 330 प्लस 440, कितना हो गया बेटा? 1740। ये आपका हो गया क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लोजिंग क्या, बल्कि हम इसको लिख देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 29 फेब 2016, ईयर एंड बेटा, साल के आखिर के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गए। अगर मैं आप लोगों से बेटा एक सवाल पूछ लूं यहां पर, मांगा नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा दिल चाह रहा है पूछने का। अगर मैं आपसे पूछूं बताएं इनकम स्टेटमेंट में प्रोविजन का कितना अमाउंट जाना चाहिए और कहां पर, तो आप लोग सिंपली बोलते सर इंक्रीज या डिक्रीज जाता है प्रोविजन का इनकम स्टेटमेंट में। सर आपका ओपनिंग प्रोविजन ये गिवन है 2050, क्लोजिंग प्रोविजन आपने निकाल लिया 1740, आप बोलेंगे सर डिक्रीज आया है, जितने का डिक्रीज है वो अदर इनकम में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में कितना डिक्रीज है? 2050 माइनस 1740, आप बोलोगे बेटा 310 का डिक्रीज है, सर 310 इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए अदर इनकम में, यस ग्रेट। अब तो बेटा नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट वेरी इजी, वेरी सिंपल। Prepare the provision for doubtful debt account for the year ended 29 Feb 2016. Provision for doubtful debt account बना दें इस ईयर के लिए, एंड बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन फर्स्ट मार्च, और अकाउंट को बैलेंस भी करना है। सर वेरी सिंपल, हमने 6 एग्जाम्पल्स किए थे बेटा लेक्चर लेते वक्त, ठीक है, और 6 बार हमने अकाउंट बनाया था, तो मेरे ख्याल से आपको इसका अकाउंट रटा हुआ होना चाहिए यार। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट कैसे बनता है मैंने आपको बताया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाने के लिए यू गाइज नीड टू नो द ओपनिंग प्रोविजन,
क्लोजिंग प्रोविजन और ओपनिंग से क्लोजिंग में कितना इंक्रीज आया या डिक्रीज आया। तो बेटा ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, यू गाइस नो, क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है बेटा ओपनिंग प्रोविजन, 2050, 2050। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बेटा क्लोजिंग प्रोविजन कितना है, साल के आखिर का प्रोविजन यहाँ निकाला था ना, 1740 सर। सर ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आया या डिक्रीज, सर डिक्रीज आया 310 का। ओके गाइज, अब आ जाए जरा अकाउंट बनाते हैं। आप सबको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। तो सर इस अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी आएगा, कहां पर आएगा, डिपेंड ऑन द नेचर। ये कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, क्रेडिट नेचर अकाउंट है। सर बैलेंस बीडी तो क्रेडिट पर आएगा। कितना आएगा बैलेंस बीडी क्रेडिट पर, बेटा ओपनिंग प्रोविजन कितना था, 2050। सर उसके बाद क्या करना है, इंक्रीज या डिक्रीज डालना है। क्या सिखाया था, इंक्रीज होगा तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से डेबिट, जितने से डिक्रीज हुआ है। सर हमारा डिक्रीज हुआ है 310 से, तो 310 डेबिट पर आ जाएगा, किस नाम से, इनकम स्टेटमेंट। ओके गाइज, अब अकाउंट को बैलेंस करना है बेटा, बस बैलेंस भी डालते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज डालते हैं, फिर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। बेटा अमाउंट कहाँ पर कम है, डेबिट साइड पर कम है। कितना कम है, 2050 माइनस 310, 1740 इधर कम है, इधर आ जाएगा 1740, किस नाम से, बैलेंस सीडी। दोनों तरफ अकाउंट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। 2050 से यहाँ भी अकाउंट 205, बैलेंस सीडी जो है अगले साल का क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा 1740। क्या पूरे मार्क्स मिलेंगे सर, नो बेटा डेट्स नहीं डाली, तो जल्दी से अब डेट्स डाल देते हैं। बैलेंस बीडी में सर साल के शुरू की डेट, एंड व्हाट इज द ईयर स्टार्ट, ईयर स्टार्ट वाज 1 मार्च 2015। बेटा बैलेंस बीडी में साल के शुरू की डेट 2015 1 मार्च। सर इनकम स्टेटमेंट में साल के आखिर की डेट, ईयर एंड की डेट इज, साल के आखिर की डेट वाज 2016 29 फेब, एंड बैलेंस सीडी में भी साल के आखिर की डेट 29 फेब 2016 ऊपर डला हुआ है। सर अगले साल के बैलेंस बीडी में अगले साल के शुरू की डेट, अगर आपका ईयर एंड हो रहा है 29 फेब 2016 को, तो अगले दिन 2016 1 मार्च नया साल स्टार्ट होगा, 2016 फर्स्ट। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बन गया। यस गाइस, एनीवन एनी प्रॉब्लम, क्या किसी को कोई मसला या क्लियर है, जल्दी से बता दें प्लीज। यस, एनीवन, एनी प्रॉब्लम। हाँ जी, किसी को कोई मसला, क्लियर 100%, सबको। जैनब क्या आपको क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बता दें प्लीज। अब सर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नेम वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाइड बाय सोफिया इन प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताना है सोफिया जो अप्लाई करती है इन प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नो अहमद बिल्कुल गलत, लास्ट क्लास में पढ़ाया है। नेम टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, बेटा हमें दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं ना प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है। यस, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, कह रहा है कोई भी, कोई एक्सप्लेन भी नहीं करना, कह रहा है कोई एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नाम बता दो जो प्रोविजन को रिकॉर्ड करते वक्त लग रहा होता है। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, प्रूडेंस एंड मैचिंग, लास्ट क्लास में पढ़ाया है। तो या तो आप यहाँ लिख देते प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, या फिर आप लिख देते मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये दोनों हमें बोलते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिकॉर्ड करना है। ओके गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, बड़ा ही इजी, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ गाइस 100% ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा आप लोगों को, आई होप। अब चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन करना है, बड़ा ही इजी सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, वो करवाऊंगा। फिर इसका नेक्स्ट क्लास में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ये टॉपिक फिर वाइंड अप खत्म हो जाएगा। ओके गाइस, आ जाएं। हाँ जी सर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करना है, इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है वो ये रहा। आ जाए, लेट्स स्टार्ट। छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसको हम कर कर कंप्लीट करते हैं। तो यार किसी को कोई प्रॉब्लम हो रोक कर पूछ लेना, ओके।
Raja supplied the following information relating to her trade receivables before the preparation of the income statement for the year ended 31st May 2013. राजा सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू हर ट्रेड रिसीवल्स। राजा ने अपने ट्रेड रिसीवल्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st में 2013। सर हमारे बिजनेस का ईयर एंड क्या है? हमारा बिजनेस का ईयर एंड इज 31st में 2013। तो बेटा अगर बिजनेस का ईयर एंड इज 31st में 2013, तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा बेटा? 2013 में एंड हो रहा है तो 2012 में स्टार्ट हुआ होगा। अब एंड किस डेट को होता है? 31st में। तो स्टार्ट कब होता होगा? नेक्स्ट डे, 1 जून। तो हर साल 1 जून को स्टार्ट होता होगा ना। तो अगर 31st में 2013 में एंड हुआ है तो पिछले साल 1 जून को स्टार्ट हुआ होगा। तो ईयर स्टार्ट डेट विल बी 1 जून 2012। तो आपके बिजनेस का ईयर स्टार्ट होता है 1 जून 2012 को एंड ईयर एंड इज 31st में 2013। ईयर स्टार्ट एंड ईयर एंड। ओके। अब देखिए, तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 31st में 2012 एंड 31st में 2013। ये आपका करंट ईयर एंड हो गया, ये आपका पिछले साल का ईयर एंड है ना, ये लास्ट ईयर एंड, और ये इस साल का ईयर एंड की डेट। तो बेटा ये जो है ना, ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, क्योंकि ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो ये इस साल की ओपनिंग। देखिए 31st में 2012 पिछला साल एंड हुआ, तो अगले दिन 1 जून 2012 को नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया होगा ना, तो ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये इस साल की ओपनिंग बैलेंस है। ये 1 जून 2012 के इस साल की ओपनिंग बैलेंस है। और ये जो है ना, ये हमारे ईयर एंड की डेट है, करंट ईयर एंड की, ये हमारे इस साल के क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। किस चीज़ के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है? सर ट्रेड रिसीवल का ओपनिंग बैलेंस, ट्रेड रिसीवल का क्लोजिंग बैलेंस। साल के शुरू में कितने रुपए मांगते थे लोगों से? 18,800। साल के आखिर में कितने रुपए मांगते हैं लोगों से? 19,200। 18,800 ईयर स्टार्ट में लोगों से मांगते हैं, ईयर एंड के ट्रेड रिसीवल 19,200। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर ओपनिंग प्रोविजन इज 940। साल के शुरू का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 940, लेकिन क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं दिया बेटा, क्वेश्चन मार्क, क्लोजिंग प्रोविजन नहीं दिया हुआ। ओके आगे बढ़ते हैं। सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फॉलोइंग अकाउंट्स आर टू बी रिटन ऑफ एज बेड डेट। क्या लिखा है बेटा? फोकस कीजिएगा। द फॉलोइंग अकाउंट्स आर टू बी रिटन ऑफ, द फॉलोइंग अकाउंट्स आर टू बी रिटन ऑफ। याद कर लें बेटा, लेक्चर में क्या सिखाया था? आर टू बी रिटन ऑफ मतलब पैसे बेड डेट हो गए लेकिन ट्रेड रिसीवेबल से अभी माइनस नहीं हुए। आर टू बी अभी करने हैं माइनस ट्रेड रिसीवेबल से। तो बेटा आरबी ब्राउन ने 502 बेड डेट कर दिए इररिकवरेबल डेट, एल वोंग ने 90 इररिकवरेबल डेट कर दिए, पी सिंह ने 288 इररिकवरेबल डेट कर दिए। ओके इस साल। और बोला हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल, और इस साल आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ईयर एंड पर कितना बनाना है? 5%। ओके। अब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? वेरी इजी पार्ट है। प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st में 2013। इस साल का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है। बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 जून 2013। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है। आप सबको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाने के लिए आपको ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन और ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया वो पता होना चाहिए। तो गाइज लुक, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? यू गाइज नो 940। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा निकालना पड़ता है। साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल 19,200। अब ये जो पैसे बेड डेट हुए हैं इस साल, यहां लिखा हुआ है आर टू बी रिटन ऑफ, मतलब ये ट्रेड रिसीवल से माइनस नहीं हुए। तो पहले माइनस करेंगे ट्रेड रिसीवल से, साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल जो पैसे बेड डेट हुए हैं वो माइनस करेंगे, चूंकि लिखा हुआ है आर टू बी रिटन ऑफ। फिर आएगा ट्रेड रिसीवल का फाइनल आंसर, फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज करेंगे तो क्लोजिंग प्रोविजन आएगा। ओके। तो बेटा 19,200, अगर यहां लिखा होता द फॉलोइंग अकाउंट्स, टू भी नहीं लिखा होता, लिखा होता आर रिटन ऑफ, फिर आप साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल से ये सब माइनस नहीं करते, क्योंकि आर रिटन ऑफ का मतलब ये ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। ओके। लेकिन अभी लिखा है आर टू बी रिटन ऑफ, तो भाई साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल 19,200, इसमें से जो पैसे बेडेट हो गए माइनस करें। -502 -90 -288। बेटा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल्स आ जाएंगे, फाइनल आंसर ट्रेड रिसीवल का 19,200 -502 -502 माइनस -90 -288, कितना आ गया भाई? 18,320 मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज। प्रोविजन का परसेंटेज इज 5%। सर क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया। सर क्लोजिंग कितना आ गया? क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 916।
सर ओपनिंग प्रोविजन 940, क्लोजिंग प्रोविजन 916। ओपनिंग से क्लोजिंग में क्या आया बेटा? डिक्रीज आया कितने का? 916 माइनस 940, मेरे ख्याल से डिक्रीज बाय $24। सर अब आप बहुत आराम से अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना सकते हैं। आप खींच देंगे एक टी अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन। सबसे पहले इस अकाउंट में बैलेंस बीडी आता है क्रेडिट में। सर ओपनिंग प्रोविजन कितना है? 940। सर उसके बाद क्या डालना है, इंक्रीज या डिक्रीज? 940 ओपनिंग प्रोविजन आ गया, उसके बाद डालना है इंक्रीज या डिक्रीज। सर 24 से डिक्रीज हुआ, यू गाइस नो। इंक्रीज होगा तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट पर, जितने से इंक्रीज हुआ। डिक्रीज होगा तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से डेबिट पर। तो बेटा 24 का डिक्रीज है डेबिट पर, इनकम स्टेटमेंट के नाम से 24 आ जाएगा। और फिर अकाउंट को क्या करना है, बैलेंस। अमाउंट कहाँ पर कम है बेटा, डेबिट साइड पर। तो 940 माइनस 24 यहाँ आ जाएगा आपका 916, किस नाम से, बैलेंस, सीडी के नाम से। उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, यहाँ का टोटल भी 940, यहाँ का टोटल भी 940, और जो बैलेंस सीडी है बेटा, वो अगले साल का आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा, दैट इज 916। अब सर बैलेंस बीडी में साल की शुरू की डेट, व्हाट वाज द ईयर स्टार्ट डेट, 1 जून 2012। इनकम स्टेटमेंट बेटा, ईयर एंड डेट, दैट इज 2013, 31 मई। सर बैलेंस सीडी में साल के आखिर की डेट, दैट इज 31 में, यस। और सर अगले साल के शुरू के बैलेंस में अगले साल के शुरू की डेट, अगर आपका ईयर एंड हो रहा है 31 में 2013 को, तो नेक्स्ट डे मई के बाद जून, 1 जून 2013 नया ईयर स्टार्ट होगा। सर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बन गया। एनी वन एनी प्रॉब्लम गाइस? किसी को कोई मसला या क्लियर है बेटा? किसी को भी कोई मसला या क्लियर है, अर्जेंट बता दे मुझे। एवरीवन प्लीज, एनीवन एनी प्रॉब्लम, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes or no? Okay, guys. Now we will move on to the next part. Next part is a technical part. गौर से सुनिएगा। सर बस ये पार्ट बी और पार्ट सी है, फिर सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, पार्ट बी, इंडिकेट विद अ टिक। भाई हमें टिक लगाकर इंडिकेट करना है द इफेक्ट अ रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कह रहा है आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में से ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में रिड्यूस हुआ ना 24 से, डिक्रीज आया ना 24 का। इस डिक्रीज की वजह से इंडिकेट विद टिक द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये जो डिक्रीज आया है इसका इफेक्ट वुड हैव ऑन द फॉलोइंग। ये जो डिक्रीज आया है 24 का, उसका इन चीजों पे क्या इफेक्ट आएगा, टिक लगाकर इंडिकेट कर दें। तो बेटा आप सबको पता है डिक्रीज इन प्रोविजन, जितने का डिक्रीज आया वो इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में जाता है। तो बेटा अदर इनकम में जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? सर आप लोगों को बोलना चाहिए सर, इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, उसके बाद आती है अदर इनकम। तो सर डिक्रीज तो अदर इनकम में जाएगा, तो वो तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आती है, तो डिक्रीज की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में ये कहीं प्रोविजन जाता ही नहीं है, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डिक्रीज हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रॉफिट फॉर देयर, हाँ, प्रॉफिट फॉर देयर निकालने के लिए आप ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करते हो और लेस एक्सपेंसेस करते हो। बेटा डिक्रीज है तो अदर इनकम में जाएगा, इनकम ऐड होती है तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डिक्रीज आने की वजह से और प्रॉफिट विल इंक्रीज। सर ट्रेड रिसीवल्स, अब देखिए मेरी बात सुने, ट्रेड रिसीवल्स होते हैं करंट एसेट, एसओएफपी में जाते हैं ना करंट एसेट में। आज आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ। कर आप एसओएफपी बनाते हैं ना, एसओएफपी बैलेंस शीट, एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट एसेट्स आते हैं, फिर हेडिंग डलती है करंट एसेट्स की, उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री डालते हैं, वो अभी नहीं है, ट्रेड रिसीवल्स। अभी जो ट्रेड रिसीवल होते हैं ना बेटा, आप लेते हैं उसमें से जो क्लोजिंग प्रोविजन है ना, साल के आखिर का प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो माइनस हो जाता है बेटा एसओएफपी के अंदर ट्रेड रिसीवल में से। तो अब देखें, ये कह रहा है इस जो ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन रिड्यूस हुआ है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रेड रिसीवल पे। तो देखो आपको पता है जो क्लोजिंग प्रोविजन है वो माइनस होता है ट्रेड रिसीवल से एसओएफपी में। तो बेटा पहले प्रोविजन कम था ना, पहले प्रोविजन ज्यादा था 940, तो पहले ट्रेड रिसीवल से 940 माइनस हो रहा हुआ। लेकिन अब क्लोजिंग प्रोविजन कितना हो गया,
916। जो प्रोविजन माइनस होता है ट्रेड रिसीबल में से, वो कम हो गया। अब ट्रेड रिसीबल में से कम माइनस होगा तो ट्रेड रिसीबल का आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो ट्रेड रिसीबल भी इंक्रीज हो जाएंगे रिडक्शन की वजह से, ओपनिंग से क्लोजिंग में जो रिड्यूस आया ना। देखिए मेरी बात सुने, साल के शुरू में आप क्या कर रहे होंगे? साल के शुरू में आपके ट्रेड रिसीबल है 18,800। तो बेटा पिछले साल के आखिर में 18,800 किया होगा और उसमें से 940 माइनस हुआ होगा। अब इस साल के आखिर में क्या होगा? ट्रेड रिसीबल है 19,200, उसमें से बेड डेट तो माइनस होंगे सारे, माइनस करने के बाद फिर क्लोजिंग प्रोविजन कितना माइनस होगा? 916। तो देख रहे हो क्लोजिंग प्रोविजन ट्रेड रिसीबल में से माइनस होता है ना। पिछले साल के आखिर में ज्यादा माइनस हुआ होगा, इस साल रिडक्शन आ गया ना 24 का, तो इस साल कम माइनस हो रहा है, तो ट्रेड रिसीबल का आंसर ज्यादा आएगा ना। तो दैट्स वाई रिडक्शन, ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन रिड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से आपके ट्रेड रिसीबल क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है गाइस। हाँ जी, क्या पार्ट बी सबको क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बता दें प्लीज, क्या पार्ट बी आप सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई यार, जल्दी से बता दे। ओके। अब सुनिएगा, लास्ट पार्ट है बेटा। ये जो थ्योरी है ना, ये 5 मार्कर थ्योरी है, 5 मार्क्स की। राजा is concerned that her profits have been falling and wishes to stop charging provision for doubtful debts in her income statement. राजा इज कंसर्न दैट हर प्रॉफिट्स हैड बीन फॉलिंग। राजा कंसर्न्ड है, कंसर्न मतलब परेशान है कि उसका प्रॉफिट गिर रहा है हर साल। एंड विशेस टू स्टॉप चार्जिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन हर इनकम स्टेटमेंट। और राजा सोच रही है कि अब वो प्रोविजन को मेंटेन नहीं करेगी, प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं करेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। अब बोला हुआ है एडवाइस राजा वेदर शी शुड कंटिन्यू टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या राजा को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करने चाहिए या नहीं? आप लोग बताएं, क्या एडवाइस देंगे? यस और नो? यस और नो? क्या राजा को प्रोविजन रिकॉर्ड करना कंटिन्यू, मेंटेन करना कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? लास्ट क्लास में बताया बेटा, क्या क्या करना चाहिए? यस और नो? जल्दी जवाब दें प्लीज। वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। मैंने बोला था यस, राजा को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना चाहिए। वाई? एक मार्क एडवाइस का हो गया। वाई? बिकॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताने का 1 मार्क, और उसको एक्सप्लेन करने का 1 मार्क। यस, राजा शुड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बिकॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, उसकी डेफिनेशन, और फिर एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट बताने का 1 मार्क, और उसको एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी डेफिनेशन, और उसको एक्सप्लेन करने का 1 मार्क। इस तरह आपको यहाँ 5 मार्क्स मिल जाते हैं। यस, राजा शुड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बिकॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, उसकी पूरी डेफिनेशन, एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, उसकी पूरी डेफिनेशन। गॉट इट गाइस? इस तरह आपको यहाँ पर 5 मार्क्स मिल जाते हैं। पार्ट सी डन। समझ आ गया बेटा क्या लिखना है पार्ट सी में? क्लियर है? हाँ जी, सब रिप्लाई कर कर बता दें जल्दी से, ठीक है? इज इट क्लियर गाइज? ओके गाइज, तो आई होप अगर आप सबको क्लियर है सारी चीजें। अब इसका एक और पास पेपर क्वेश्चन है बेटा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो टफ क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा 20 मार्क्स का। इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पर आ गया था। इंशाल्लाह वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और फिर ये हमारा टॉपिक पूरा खत्म, वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे सोल ट्रेडर के टॉपिक पे। तो गाइज आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब ख्याल रखें अपना।